आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में आज फिर एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया और इसके जवाब में पुलिस ने लाठियां झटकाई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन अभ्यर्थियों के हंगामे की वजह सरकार भी नहीं समझ पा रही है, क्योंकि 3 दिन पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी पास अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला लिया था। हाथों में तख्तियां लेकर सैकड़ों की संख्या में जुटे हैं ये एसटीईटी के अभ्यर्थी। सचिवालय के पास प्रदर्शन और हंगामा कर रहे थे। ये लोग प्रतिबंधित एरिया में प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की मांग पर अड़े हुए थे। काफी देर तक पुलिस ने समझाया बुझाया। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने लाठियों की भाषा से समझाना शुरू किया और लाठी के बल पर शिक्षकों को खदेड़ कर भगाया। शिक्षकों का आरोप है कि एसटीईटी में जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उसमें गड़बड़ी है। हमारा मन यही है कि करप्शन से जो घुसे अंदर उसको बाहर किया जाए और जो सच में मेरिट से अंदर आए हैं उनको अंदर रखा जाए। हम लोग एक एग्जाम देकर आए हैं, हमारे नोटिफिकेशन को सिर्फ पालन कर लें बिहार सरकार, और उनके पढ़े लिखे दो लाल जो हैं, उनके दो जो पढ़े लिखे IAS ऑफिसर हैं वो बस नोटिफिकेशन का पालन करें। हम लोग सभी रोड से तो यहाँ पर अभी आप लोग आए हैं शिक्षा मंत्री से मिलने। दरअसल सरकार ने 2 दिन पहले ही बड़ा फैसला लेते हुए सभी एसटीईटी अभ्यर्थियों को 7वें और आगे की बहाली प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला लिया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता को भी लाइफ टाइम करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद ये हंगामा सरकार की समझ से परे है। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि कुछ लोग अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि एसटीईटी पास सभी लोग आवेदन के लिए हकदार हैं। किसी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी की बात मानने या नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। और जो लोग एसटीईटी परीक्षा पास किए हैं, जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं, वो सब लोग अगली नियुक्ति के लिए आवेदन देने के हकदार हैं। शिक्षा मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हर चीज पर सरकार की पैनी नजर है। सरकार ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। बावजूद इसके इस तरह का हंगामा और प्रदर्शन गैर वाजिब है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में पीला सोना यानी बालू का अवैध खनन का खेल जारी है। यही नहीं, बालू घाटों पर खनन माफिया वर्चस्व को लेकर फायरिंग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कैमरे में कैद ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में अवैध खनन पर लगाम नहीं लग रहा है। प्रशासन के तमाम दावे को ध्वस्त करने वाली तस्वीरें बिहटा और मनेर की है, जहां खनन माफिया बिना किसी भय के सोन नदी के बालू घाट पर जेसीबी के जरिए बालू खनन कर नाव में लोड कर रहे हैं। वहीं आए दिन वर्चस्व को लेकर फायरिंग भी की जाती है। जमीन पर बिखरे पड़े खोखा और हाथों में बंदूक लिए शख्स की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि अवैध बालू खनन के मामले में एडीजी पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। किसी भी प्रकार की अवैध कार्रवाई के प्रति हम लोग जो है हमेशा से ही सजग रहे हैं और सख्त रहे हैं। हम इसके लिए जो है कृत संकल्प हैं कि हम किसी प्रकार की अवैध कार्रवाई को होने नहीं देंगे और जो भी सूचना मिलेगी उस पर हम इमीडिएटली कार्रवाई करेंगे। दरअसल बिहार में अवैध बालू खनन पर लगाम को लेकर नीतीश सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। इसके बाद भी नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। छपरा में बीते 1 महीने में पुलिस बालू के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा FIR दर्ज की है। 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 576 वाहन जब्त किए गए हैं। इसके बाद भी बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठता है कि बालू माफिया बेखौफ क्यों है? बालू घाटों पर अवैध खनन पर चुप्पी क्यों? क्या प्रशासन सिर्फ दावा ही करता है? सरकार को चूना लगाने वालों पर कार्रवाई कब? क्या रसूख के आगे नतमस्तक है प्रशासन?
न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दानापुर से अमरजीत के साथ छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल न सिर्फ दरभंगा बल्कि बाकी हिस्सों में भी धमाकों की साजिश पिछले साल 2020 में रची गई थी और इस साजिश के पीछे आईएसआई के हाथ होने का भी पता चला है। दरभंगा ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा। 2020 में ही रची गई थी धमाकों की साजिश। आईएसआई ने किया था स्लीपर सेल का इस्तेमाल। सीएए के बहाने मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम ब्लास्ट के 12 दिन बीत चुके हैं। इन 12 दिनों में ब्लास्ट की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए को ब्लास्ट के पीछे की साजिश के बारे में पता चला है। खुलासे के मुताबिक दरभंगा ब्लास्ट के साथ साथ हाल के महीनों में देश भर में हुए धमाकों की साजिश 2020 में रची गई थी। दरभंगा ब्लास्ट में 2 स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया गया था। पिछले साल सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया। आईएसआई के लिए काम करने वाले मोहम्मद इकबाल मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। मुस्लिम बच्चों को विरोध प्रदर्शन के दौरान रिक्रूट किया गया। स्लीपर सेल्स की मदद से ब्रेन वॉश के बाद रिक्वायरमेंट किया गया। खबर है कि 60 मुस्लिम बच्चों को इसी दौरान रिक्रूट किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़े पैमाने पर ब्रेन वॉश हुआ है। कैराना से गिरफ्तार 2 संदिग्ध सलीम, कफील और हाजी कसीम भी 2020 में मुजफ्फरनगर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रेन वॉश कर रिक्रूट किए गए थे, जिसके बाद हाजी कासिम और सलीम 2020 में स्लीपर सेल का हिस्सा बने थे। अब तक की जांच से साफ है कि दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के पीछे सीमा पार से आईएसआई की साजिश थी। न सिर्फ दरभंगा बल्कि देश भर में धमाकों की साजिश रची गई थी। सवाल है कि कभी आतंकियों पर पनाहगार रहा दरभंगा एक बार फिर से आतंकियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। क्या दरभंगा मॉड्यूल को फिर सक्रिय कर पूरे देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? अमित कुमार, न्यूज 18। इधर बिहार में नक्सलवाद पर नकेल की कोशिशों का नतीजा लगातार बेहतर हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के हिसाब से राज्य के 6 जिले नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। अब सिर्फ 10 जिलों में ही लाल खतरा कायम है। जिस नक्सलवाद से बिहार कभी खौफ के साए में था, जिस नक्सलवाद ने बिहार के विकास की रफ्तार को रोक कर रखा था, उस नक्सलवाद के पैर अब बिहार से उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे अभियान और कोरोना संकट की वजह से बिहार में नक्सली गतिविधियों में लगातार कमी आई है। इसी के साथ नक्सलियों का इलाका भी घटा है। बिहार के 6 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बिहार गृह विभाग और डीजीपी को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी गई है। जो 6 जिले नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं वो है अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा। 3 साल पहले यानी 2018 में भी बिहार के 7 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। इस फैसले के बाद सूची से बाहर आने वाले जिलों को सुरक्षा संबंधी खर्च योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की घटनाओं के आधार पर श्रेणीकरण आदि करता रहता है और उनके डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम चलाता है। इसके तहत वो समय समय पर समीक्षा करते हैं कि किस राज्य में, किन जिलों में स्थिति सुधरी है और वहां पर अब उस तरह के ऑपरेशंस या उस तरह के डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस की आवश्यकता है अथवा नहीं, या किस हद तक कम किया जाए या ज्यादा किया जाए, उसकी समीक्षा वो समय समय पर करते हैं। बिहार के जिन 10 जिलों में अभी भी लाल खतरा कायम है वो 10 जिले हैं। औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास और पश्चिमी चंपारण। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय देश भर में नक्सली गतिविधियों को लेकर समय समय पर समीक्षा बैठक करता है, जिसमें प्रभावित जिलों की स्थिति की चर्चा की जाती है। इसी के बाद नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी की जाती है।
न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पुलिस ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गंगटा जंगल के पास सीआरपीएफ बटालियन पर हमला करने का नामजद नक्सली धर्मेंद्र कोड़ा को गिरफ्तार किया है। नामजद नक्सली जमुई के लक्ष्मीपुर थाने के चौकिया गांव का रहने वाला है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गंगटा जंगल के पास नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 घंटे तक फायरिंग हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। कई जवान जख्मी भी हुए थे। हमने एक ज्वाइंट ऑप्शन लॉन्च किया था जिसमें हमारी सीआरपीएफ 215 और गंगटा थाना पुलिस और लक्ष्मीपुर थाना पुलिस एक ज्वाइंट टीम थी जिसमें यह गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा कि लोकसभा 2014 के दौरान भीमबांध एरिया में आईडी ब्लास्ट हुआ था, तो उस केस में यह वांछित था और परवेज का सहयोगी रहा है, जो सचिव है पूर्वी झारखंड, उसका बहुत ही करीबी रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और इस दौरान पार्टी स्थापना दिवस की तैयारियों पर चर्चा हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से कोरोना का टीका लेने की अपील की है। हालांकि इसी दौरान सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार सभी लोगों को टीका देने का दावा करती है, लेकिन अब तक कितने लोगों को टीका लग पाया है ये भी बताना चाहिए। रहेगा नहीं रहेगा, अब तो 3rd वेव आने वाला है, लेकिन एक राउंड भी वैक्सीन का पूरा नहीं हुआ। आंकड़ा पूछिए तो छुपाते हैं। छुपाना यानी जरूर कोई चोरी है भाई। बीच में हमेशा ही लोग बताता था ये दवा रहा। अब आप देख लीजिए ना आंकड़ा कितना बढ़ गया है इसका। ये जो नया एक बीमारी आया है जिसको कि ब्लैक फंगस कहते हैं, व्हाइट फंगस कहते हैं, येलो फंगस कहते हैं, एनएमसीएच पीएमसीएच में एक ऑपरेशन नहीं हो रहा। यह हकीकत है। 5 जुलाई को आरजेडी धूमधाम से स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में है। कार्यक्रम के मुताबिक इस दिन 11 बजे दिन में लालू प्रसाद कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे, जिस पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया है। सुशील मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि जमानत उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर मिली है, राजनीति के लिए नहीं। जेल में रहकर या जमानत मिलने पर वर्चुअल माध्यम से यदि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो इस पर सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए। बिहार के पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी दिल्ली दौरे पर हैं। आज मांझी और बिहार सरकार में मंत्री और उनके बेटे संतोष मांझी गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और दिल्ली से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमितेश कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, दोनों दिल्ली दौरे पर हैं। उनकी मुलाकात आज रात होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह के घर जो 6 कृष्ण मेनन मार्ग का जो आवास है, सरकारी आवास है, वहीं पर जीतन राम मांझी पहुंचेंगे, उनके बेटे संतोष मांझी पहुंचेंगे और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद रहेंगे अमित शाह के साथ में, और बीजेपी के बिहार के प्रभारी महासचिव भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, चूंकि एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में जीतन राम मांझी महत्वपूर्ण पार्टनर हैं। तो आज की बैठक में बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, लेकिन मांझी की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से कहा गया, संतोष मांझी की तरफ से जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, ये कहा जा रहा है कि हम लोग अपनी तरफ से बिहार के विकास पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो निजी क्षेत्र में और न्यायपालिका में आरक्षण की हमारी पार्टी की जो मांग है उस पर भी इस मीटिंग में हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे को भी उठाएंगे। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी ने कहा है कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान बिहार की राजनीति और विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में हैं और यहाँ आने का मुख्य कारण है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आए हैं, रूटीन चेकअप के लिए। कोरोना के बाद कोरोना हो गया था उनको, आप सबको पता ही होगा, संक्रमित हो गए थे और उन्होंने समय मांगा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। और आज हम लोग को जानकारी मिली है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के घर पर जेपी नड्डा जी और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और सबसे मुलाकात है। बिहार के विकास की बातें होंगी। हमारी पार्टी के कुछ एजेंडे हैं जिस आइडियोलॉजी पर हम लोग चलते हैं, खास करके
हम लोग आरक्षण की बात करते हैं। निजी क्षेत्रों में हम लोग का पार्टी का ऐसा मैनिफेस्टो में कि आरक्षण मिलना चाहिए, न्यायपालिका में आरक्षण मिलना चाहिए, और भी विकास के मुद्दे हैं, खास करके मगध क्षेत्र का हो चाहे पूरे बिहार का हो, उन मुद्दों पर विस्तृत वार्ता होगी। बेतिया में जमीन के लिए खूनी जंग हुआ और 4 धूर जमीन के लिए जमकर लाठी डंडे चले। इसमें कई लोगों को चोट आई है। बेतिया में 4 धूर जमीन को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। घटना नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 के बढ़ई टोला की है, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि बढ़ई टोला के अमलेश प्रसाद ने 4 धूर जमीन मोहल्ले की एक महिला से खरीदी थी, लेकिन 2 साल बाद जमीन बेचने वाली महिला का नाती जमीन पर दावा करने लगा। अमलेश का आरोप है कि 2 दिन पहले उनके बेटे की गाड़ी रोककर उससे मारपीट की गई थी और आज घर में घुसकर हमला किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि हमला उन्होंने नहीं बल्कि अमलेश के घर वालों ने किया है। 2 साल पहले वो एक जमीन है जिस हिस्सेदार से हम लोग लिखा लिए थे, ये लोग कह रहा है कि जमीन हम लोग को दे दो, झगड़ा उसी कारण से हुआ। और 2 साल पहले हम लोग लिखाए हुए हैं और आज 2 साल बाद ये लोग उसको चाह रहा है कि हम लोगों को मिल जाए। बरसात शुरू होने से ही पहले सारण का जमींदारी बांध टूट गया है, जिससे आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फसल को नुकसान पहुंचा है, साथ ही लोगों को बाढ़ के खतरे का डर सता रहा है। सारण का जमींदारी बांध बाढ़ आने से पहले ही एक बार फिर से टूट गया है। बांध टूटने के बाद घोघारी नदी का पानी रसौली और बकवा पंचायतों की ओर बढ़ने लगा है। पानी बढ़ने से सबसे अधिक किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि पिछले साल भी बाढ़ आने के पहले ही ये बांध टूट गया था, लेकिन 1 साल बाद भी इसे मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई। लापरवाही की वजह से अब एक बार फिर लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है। बांध कब टूटा है? रात में टूटा है। टूटने से कितना असर पड़ेगा? टूटने से बहुत असर है, बहुत गांव दहा रहा है। 2-3-4 टोला दहा जाएगा। अभी ये पिछले साल भी बांध टूटा था? पिछले साल भी टूटा था। पिछले साल आई बाढ़ ने कई गांव में तबाही मचाई थी, लाखों की आबादी प्रभावित हुई थी। एक बार फिर लोग अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। इधर दरभंगा में अधवारा समूह की धौंस नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते सिहवाड़ प्रखंड के टेक्टार पंचायत के वाजिदपुर गांव का लाइफलाइन बह गया है और 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क शहर से टूट गया। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश के कारण अधवारा समूह की धौंस नदी खतरे के निशान के पास है। अचानक वृद्धि के कारण कई गांवों का संपर्क भंग हो गया है। टेक्टार पंचायत के वाजिदपुर का लाइफलाइन चचरी पुल भी पानी में बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने यातायात को बहाल रखने के लिए प्रशासन से नाव की मांग की है। इस चचरी पुल के सहारे कोठिया, विशंभरपुर, कुसुमपट्टी, बहुआरा, मगरथू, पंचमा, बगहा, भतौरा, तिरमोहान, सिंघिया सहित कई गांवों का संपर्क टेक्टार बाजार से टूट गया है। अब एक दूसरे गांव में पहुंचने में पहले 10 से 20 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब घंटों की दूरी तय करनी पड़ेगी। अभी बहुत दिक्कत है, आने जाने का बहुत दिक्कत हो गया है। बहुत नाव का कोई साधन नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ आने जाने का, मार्केट जाने आने का बहुत दिक्कत हो रहा है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से बीते 15 घंटे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पूर्वी चंपारण में 3, गोपालगंज में 3 लोग, जबकि पटना में 2 और नालंदा में 1 और मधेपुरा में 1 शख्स की मौत हो गई 15 घंटे के भीतर। बात करें बीते 4 दिन की तो 26 तारीख से लेकर अब तक बिहार में 25 लोगों की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो चुकी है। कल सहरसा के एक ही परिवार के 5 लोगों की बिजली की चपेट में आकर मौत हुई थी। और ऐसे में आप सावधान रहिए, जब भी मौसम खराब हो तो पेड़ या खंभे के नीचे ना खड़े हों। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।